दोस्तों, प्रधान शिक्षक एग्जामिनेशन के लिए जो बीपीएससी ने डीएलएड का सिलेबस निर्धारित किया है, उसका टॉपिक नंबर 6 जो है, शिक्षा को समझने के विभिन्न आधार, दृष्टिकोण, दर्शन शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, शिक्षा का साहित्य और शिक्षा का इतिहास, ये चैप्टर है। दोस्तों, ये इतना ब्रॉड चैप्टर है कि जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया भी था और उस पर मैं काम भी कर रहा हूँ। एग्जामिनेशन का जो अवधि है, जो समय है, अब आपके सामने बहुत ही कम है। उस आधार पर अब मैं टॉपिक वाइज सिर्फ आपके लिए एमसीक्यू लेकर के आ रहा और इसी के क्रम में मैं आगे बढ़ रहा भी हूँ। लेकिन दोस्तों, इस चैप्टर को अगर देखा जाए तो इस चैप्टर का सिर्फ एमसीक्यू पढ़ना थोड़ा सा अपने आप के साथ बेईमानी होगी और एग्जामिनेशन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस चैप्टर का मैं आपको पहले डिटेल बताने जा रहा हूँ, उसके बाद इसका एमसीक्यू आपके बीच में रखूँगा। तो दोस्तों, डिटेल से क्या होगा कि आपको एमसीक्यू समझने में बहुत सुविधा होगी इसका। दोस्तों, जैसा कि बीपीएससी ने प्रधान शिक्षक एग्जामिनेशन के लिए जो डीएलएड का सिलेबस निर्धारित किया है, उसके अंतर्गत दोस्तों यूनिट 1 का ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये टॉपिक नंबर 6 है। शिक्षा को समझने के विभिन्न आधार, दृष्टिकोण, दर्शन शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, ये जो आधार है शिक्षा को समझने का, शिक्षा का साहित्य, शिक्षा का इतिहास आदि। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, इसके आधार पर मैं अगर इसका एमसीक्यू अभी आपके बीच में डायरेक्ट लाता तो समझने में आपको समस्याएं उत्पन्न होती। लेकिन इसी को समझते हुए दोस्तों, मैं आपके बीच में, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं एमसीक्यू लेकर के आऊँगा आप सिर्फ, लेकिन ये चैप्टर इतना ब्रॉड है ना कि इसका मैं आपके बीच में डिटेल सबसे पहले लेकर के उपस्थित हूँ। और दोस्तों, ये जो डिटेल है ये 2 क्लास में होंगे, पहला क्लास और उसके बाद दूसरा क्लास। अब ये जो पहला क्लास में मैं आपके बीच में जो बताने जा रहा हूँ, उसमें मैं आपको बता देता हूँ, आज जो पहला क्लास होगा इसमें दर्शन शास्त्रीय यानी शिक्षा को समझने के जो विभिन्न आधार, दृष्टिकोण है, वो दर्शन शास्त्रीय दृष्टिकोण, दर्शन शास्त्रीय आधार और मनोवैज्ञानिक, ये 2 पॉइंट मैं आज इस पहले क्लास में क्लियर कर दूंगा। उसके बाद सेकंड क्लास में समाजशास्त्र, शिक्षा का साहित्य, शिक्षा का इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा को समझने के दर्शन शास्त्रीय आधार, दृष्टिकोण, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग दर्शन के अर्थ के बारे में जानेंगे। अब देखिए, दर्शन का अर्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक दर्शन का अर्थ नहीं समझेंगे तब तक शिक्षा को समझने में, इसका जो दृष्टिकोण है वो समझने में समस्याएं होंगी। तो दर्शन के अर्थ के अंतर्गत दोस्तों पॉइंट वाइज मैं आपके बीच में रखा हूँ। देखिए, जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति हो वही दर्शन है। ये आप जितना भी पॉइंट आप देख रहे हैं वो सबको आपको नोट करना होगा। तो जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति हो वही दर्शन है। यथार्थ तत्व यानी जो वास्तविक तत्व है, उसका जहाँ ज्ञान हो जाए वही दर्शन है। देखिए, दर्शन शास्त्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिलॉसफी बोलते हैं। अब दर्शन शास्त्र का जो अर्थ है, दर्शन का जो अर्थ है इंग्लिश के अनुसार, इंग्लिश शब्द के अनुसार, वो है ज्ञान के प्रति अनुराग, यानी जो ज्ञान है उसके प्रति प्रेम, स्नेह, उसके प्रति आपका जो आकांक्षा है, ये सभी जो है ये फिलॉसफी के अर्थ के अंतर्गत आता है। यही फिलॉसफी कहता है इंग्लिश शब्द के अनुसार। अब देखिए, आगे पॉइंट में बढ़ते हैं। क्या है? तो भारतीय अवधारणा के अनुसार। अब देखिए, ये जो ऊपर का 2 पॉइंट आप देखिए, ये सर्वमान्य है। अब यहाँ पर हम लोग भारतीय अवधारणा पर चलेंगे कि भारतीय अवधारणा के अनुसार दर्शन का क्या अर्थ है, क्या इसका क्षेत्र है। तो दर्शन का क्षेत्र केवल ज्ञान तक सीमित न रहकर समग्र व्यक्तित्व यानी पूरे व्यक्तित्व को अपने आप में समाहित करता है। दोस्तों, क्या? दर्शन किसके अनुसार? भारतीय अवधारणा के अनुसार। अब चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, दर्शन चिंतन का विषय ना होकर अनुभूति का विषय माना जाता है। यानी सिर्फ चिंतन का ये विषय नहीं है, ये अनुभूति है, ज्ञान का
विषय है, आपका विश्वास, आपकी जो उसके प्रति जो सोच है वो दर्शन है। अब दर्शन के द्वारा बौद्धिक तृप्ति का आभास होकर समग्र व्यक्तित्व बदल जाता है। अब जैसे ही बौद्धिक तृप्ति का आपको एहसास हो जाएगा, बौद्धिक तृप्ति जिसकी आपको आकांक्षा रहती है, जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, ये बौद्धिक तृप्ति का आभास जब हो जाता है तो समग्र व्यक्तित्व बदल जाता है। किसके द्वारा? दर्शन के द्वारा। अब दर्शन के अर्थ को हम लोग समझ गए। अब शिक्षा का दार्शनिक आधार के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। अब देखिए इसमें पहला पॉइंट दोस्तों, पहला जो पॉइंट है कि दर्शन शिक्षा का प्रमुख आधार है। क्या मैं बात कर रहा हूँ? शिक्षा का दार्शनिक आधार है। तो निश्चित जो है कि दर्शन जो है वो शिक्षा का प्रमुख आधार है। दर्शन के द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, शिक्षण विधि, अनुशासन, विद्यालय व्यवस्था आदि को एक निश्चित रूप प्रदान किया जाता है। अब आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव इससे आप बना सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आप समझ सकते हैं कि इससे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर से मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर दूं कि दर्शन शिक्षा का प्रमुख आधार है। दर्शन के द्वारा ही शिक्षा के क्या क्या पूरे होते हैं? उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनुशासन, विद्यालय व्यवस्था, एक निश्चित रूप प्रदान होता है इसका। अब बटलर ने यहाँ पर शिक्षा के जो दार्शनिक आधार है उस पर जो अपना जो दृष्टिकोण रखा है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बटलर ने कहा है कि दर्शन शिक्षा के प्रयोगों के लिए एक पथ प्रदर्शक है। शिक्षा के प्रयोगों के लिए एक पथ प्रदर्शक है। सबसे पहले आप इसे नोट कर लें कि बटलर ने क्या कहा है। दोस्तों, दर्शन के संबंध में एक अगले जो शिक्षा शास्त्री हैं जेंटाइल, उन्होंने क्या कहा है उस पर विचार करते हैं। तो जेंटाइल का कहना है कि दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सही मार्ग पर नहीं बढ़ सकती। यानी शिक्षा की प्रक्रिया को सही मार्ग पर ले जाना है तो दर्शन की सहायता जरूरी होगी। ये बातें जेंटाइल ने कहा है। वहीं रस्क ने कहा है कि शैक्षिक समस्याओं के प्रत्येक दृष्टिकोण से शिक्षा के दार्शनिक आधार की मांग उठती है। यानी जितना भी शैक्षिक समस्या होती है और उसको बेहतर करने के लिए, समस्याओं से निकलने के लिए शिक्षा का दार्शनिक आधार जरूरी होता है, इसीलिए इसकी मांग उठती है। ये रस्क का कथन है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया बटलर, जेंटाइल, रस्क, देखिए शिक्षा के लिए दर्शन बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीवन के लिए शिक्षा आवश्यक है और दर्शन भी आवश्यक है। इसलिए दर्शन की आवश्यकता शिक्षा के लिए स्वाभाविक है। दोस्तों, दर्शन को शिक्षा से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि दर्शन ही शिक्षा को जीवन से संबंधित करता है और शिक्षा की प्रक्रिया को एक निश्चित दिशा का और लक्ष्य प्रदान करता है, जैसा कि जेंटाइल ने कहा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है कि दर्शन और शिक्षा में संबंध। अब देखिए कि दर्शन और शिक्षा जो है ये दोनों में अनुनाश्रय और अविकसित संबंध है, यानी एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता। क्या? दर्शन और शिक्षा। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं दोस्तों रोस, उन्होंने क्या कहा है दर्शन और शिक्षा के संबंध में। देखिए, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं, जो एक ही वस्तु के विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और एक दूसरे में अंतर्निहित है। दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है और शिक्षा क्रियात्मक पक्ष है। यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है और दर्शन शिक्षा का क्रियात्मक पक्ष है। अब क्वेश्चन दिया जा सकता है दर्शन जीवन का किस तरह का पक्ष है, शिक्षा कैसा पक्ष है। अब यहाँ पर रोस ने दर्शन को और शिक्षा को किस रूप में प्रदर्शित किया है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपका बन सकता है। आगे देखिए फिक्टे ने क्या कहा है। तो फिक्टे ने कहा है दोस्तों कि शिक्षा दर्शन के सहायता के बिना पूर्णता और स्पष्टता को प्राप्त नहीं कर सकता।
देखिए, दर्शन और शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं और शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, शिक्षा की जो व्यवस्था है तथा संगठन जो है और शिक्षण विधियों के विकास, इन सभी को समझने के लिए दार्शनिक विचारधाराओं का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। और इसी के क्रम में मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया फिक्टे के बारे में, इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा जो है दर्शन के सहायता के बिना पूर्णता और स्पष्टता को प्राप्त नहीं करता। यानी दर्शन शिक्षा के लिए बिल्कुल आवश्यक है। जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बताया, अनुनाश्रित संबंध है और अविभक्त है, दोनों एक दूसरे से जुट मतलब अलग नहीं हो सकता, बट नहीं सकता। अब एडम्स ने क्या कहा है उनके बारे में यहाँ पर हम लोग देखते हैं। एडम्स ने कहा है कि शिक्षा दर्शन का क्रियाशील पक्ष है, यही दार्शनिक चिंतन का सक्रिय और जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने का प्रयोगात्मक साधन है। ये बातें कही हैं एडम्स ने। देखिए, शिक्षा जो है मानव जीवन के विकास का साधन है, परिस्थितियों के निर्माण में शिक्षा का विशेष हाथ है दोस्तों। दर्शन लक्ष्य का निर्माण करता है और शिक्षा इस लक्ष्य की पूर्ति करता है। अब समझ लीजिए दर्शन और शिक्षा में क्या संबंध है। तो क्या मैंने बताया आपको, दर्शन लक्ष्य का निर्माण करता है और शिक्षा इस लक्ष्य की पूर्ति करता है, पूर्ति के साधन के रूप में कार्य करती है। इसीलिए दर्शन और शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है दोस्तों। अब देखिए, दर्शन और शिक्षा के मामले में आगे जो है उस शोपेनहावर ने क्या कहा है, ये मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से दार्शनिक होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। शोपेनहावर का ये कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से दार्शनिक होता है। अब देखिए, दर्शन और शिक्षा के संबंध को बटलर ने भी इस संबंध में बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि दर्शन शैक्षिक प्रक्रिया के लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करता है, जबकि शिक्षा एक अनुसंधान का क्षेत्र होने के कारण कुछ इस प्रकार की प्रदत्त सामग्री को प्रस्तुत करती है जो दार्शनिक निर्णयों को का आधार होती है। ये बातें बटलर ने कही है। इसे मैं आपके बीच में स्पष्ट नहीं किया हूँ क्योंकि इतने दर्शन शास्त्री के बारे में आपको जानने के बाद शायद इससे अधिक आपसे ना पूछा जाए, ऐसा मेरा अनुमान है। इसलिए मैंने बटलर की बातों को भी आपके बीच में रख दिया, अगर पूछा तो आप उसे नोट कर लेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। दर्शन और शिक्षा के परस्पर संबंध को निम्नलिखित दो रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर दर्शन के मामले में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पर दो जो पॉइंट है, दो रूपों में जो स्पष्ट करेंगे हम लोग दर्शन और शिक्षा को जो संबंध को। तो पहला जो है दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव और दूसरा जो है शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव। एक दूसरे को, जैसा कि मैंने अभी बताया, दोनों में अनुनाश्रय संबंध है, अभिव्यक्त हैं। तो दर्शन का शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ेगा और शिक्षा का दर्शन पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, निम्नलिखित कारणों से दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। क्या क्या कारण है जिससे दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग एक एक पॉइंट वाइज क्लियर करते हैं। देखिए, शिक्षा दर्शन का व्यवहारिक पक्ष है। नोट करते जाएंगे आप। महान शिक्षा शास्त्री महान दार्शनिक रहे। शिक्षा दर्शन पर आधारित है। अभी शुरू से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं इस चीज़ को। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के विभिन्न अंगों पर दर्शन का गहरा प्रभाव है। तो दोस्तों ये है क्या, दर्शन पर शिक्षा के प्रभाव के कारण। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव, पॉइंट नंबर 2। अब देखिए, यह निम्नलिखित कारण से शिक्षा दर्शन को प्रभावित करता है। क्या क्या कारण है? तो शिक्षा दर्शन का आधारशिला है, निर्माण का साधन है, विकास करती है शिक्षा दर्शन का। शिक्षा जो है दर्शन को जीवित रखती है, शिक्षा दर्शन को गतिशील बनाए रखती है। ये कारण है जो शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव है। शिक्षा दर्शन को चिंतन सामग्री प्रदान करती है। देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या प्रदान करती है? चिंतन सामग्री प्रदान करती है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है? शिक्षा को समझने के मनोवैज्ञानिक आधार। अब दर्शन समाप्त हुआ, अब हम लोग आने गए हैं मनोवैज्ञानिक आधार पर। दोस्तों, शिक्षा को समझने के जो मनोवैज्ञानिक आधार है उसमें शिक्षा मनोविज्ञान क्या है?
सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पॉइंट वाइज मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। अब देखिए इसमें जो पहला पॉइंट है कि शिक्षा मनोविज्ञान की एक व्यवहारिक शाखा है। कैसी शाखा है? व्यवहारिक शाखा है। अब सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और क्या क्या पॉइंट है हम लोग देखते चले जाएंगे। तो मनोविज्ञान के सिद्धांतों का, ध्यान दीजिए, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के सिद्धांतों का शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल करना और शैक्षिक समस्याओं के समाधान, जो शैक्षिक समस्याएं होती हैं जो आप शिक्षा ग्रहण करते हैं उसमें जो समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं को जो दूर करने के लिए जिसका प्रयोग होता है, वो शिक्षा मनोविज्ञान के दायरे को परिभाषित करता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध मनोविज्ञान के सिद्धांतों और शिक्षा के सिद्धांतों व समस्याओं दोनों से है। ध्यान दीजिएगा, यानी शिक्षा के सिद्धांत और समस्या दोनों से। दोस्तों, मनोविज्ञान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, जबकि शिक्षा में व्यवहार के परिमार्जन व समाजीकरण के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है। मनोविज्ञान व्यवहार का क्या करता है? वैज्ञानिक अध्ययन करता है, जबकि शिक्षा में दोस्तों व्यवहार के परिमार्जन व या समाजीकरण के ऊपर और समाजीकरण के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है। किसमें? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। अब शिक्षा मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं हैं उसे तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे क्वेश्चंस भी आएंगे और इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन भी डील होगा। अब देखिए यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं हैं, यहाँ पर कुछ शिक्षा शास्त्रियों का, जो महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्री हैं उनका मैंने परिभाषाएं आपके लिए नोट किया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है। सबसे पहले जो हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने और अनुभवों को वर्णन और व्याख्या करता है। वहीं पर स्किनर ने क्या कहा है कि शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, ध्यान दीजिए, मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। एक एक जो यहाँ पर शिक्षा शास्त्री हैं उनकी बातों को आप नोट करते चले जाएं। आगे कोलसानिक जो हैं, कोलसानिक ने क्या कहा है उनका देखते हैं। देखिए, मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करना और शिक्षा के क्षेत्र में करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यानी मनोविज्ञान का सिद्धांत जो है जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में यूज होता है वही शिक्षा मनोविज्ञान है। ये किन्होंने कहा? ये बातें कही कोलसानिक ने। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है जो मैं कहूँगा कि आप नोट कर लें, जिससे क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए जो पॉइंट नंबर 1 है यहाँ पर नोट के रूप में, वो है कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रूडोल्फ गोएकल को जाता है। थॉर्नडाइक, टर्मन, फ्रोवेल, हर्वल, इन सब के प्रयास से 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हुआ है। तो इन सब का नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन आ जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट रूप 1920 में प्राप्त हुआ, किन के प्रयासों से? निम्नलिखित में नाम बताइए। अब 2 से अधिक रहेगा दोस्तों, तो जब नाम याद रहेगा तो आप क्लियर रूप से इसका आंसर मार देंगे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक जो हैं वो थॉर्नडाइक हैं। थॉर्नडाइक को माना जाता है सबसे पहला शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं मनोविज्ञान का शिक्षा के साथ संबंध। दोस्तों इसमें हम लोग पॉइंट वाइज बात करेंगे। अब देखिए पॉइंट यहाँ पर है। अब जो पहला जो है कि मनोविज्ञान तथा शिक्षा के उद्देश्य। अब देखिए मनोविज्ञान और शिक्षा का उद्देश्य है, उसमें मैं आपको बता दूं कि मनोविज्ञान के द्वारा, ये जो पॉइंट नंबर 1 देख रहे हैं इस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो मनोविज्ञान के द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है दोस्तों कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है अथवा नहीं। शिक्षक जो है दोस्तों अपने उद्देश्य में कितनी सफलता प्राप्त की है, यह भी जो है ना ये मनोविज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। इसलिए मनोविज्ञान तथा शिक्षा के उद्देश्य जो है वो मनोविज्ञान का शिक्षा के संबंध के रूप में पहला पॉइंट है। दूसरा जो है दोस्तों मनोविज्ञान तथा पाठ्यक्रम, यानी साइकोलॉजी और सिलेबस,
देखिए, मनोविज्ञान ने क्या किया है, मनोविज्ञान ने बालक के सर्वांगीण विकास में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को महत्वपूर्ण बनाया है। इसलिए दोस्तों क्या है ना कि विद्यालयों में जो खेलकूद होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, इन सब को विशेष रूप से व्यवस्था की जाती है ताकि मनोविज्ञान से इस पाठ्यक्रम को कंप्लीट करने के रूप में देखा जाए। अब आगे है कि मनोविज्ञान तथा पाठ्य पुस्तकें। अब देखिए, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण बालक की आयु, रुचियों और मानसिक योग्यताओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए और ऐसा किया भी जाता है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट नंबर 4 है कि मनोविज्ञान तथा समय सारणी। अब देखिए, शिक्षा में मनोविज्ञान द्वारा दिया जाने वाला जो मुख्य सिद्धांत है दोस्तों, मुख्य सिद्धांत है कि नवीन जो ज्ञान है, नवीन ज्ञान का विकास पूर्व ज्ञान यानी पहले के ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। यही समय सारणी, मनोविज्ञान और समय सारणी के बीच संबंध। अब यहाँ पर अगले पॉइंट के बीच में आते हैं, वो है मनोविज्ञान तथा शिक्षा विधियाँ। अब देखिए, मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षण जो विधियाँ हैं दोस्तों, उसमें बालक का स्वयं सीखने पर बल दिया गया है और इस उद्देश्य से करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, रेडियो पर्यटन, चलचित्र के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षण विधियों में इसको स्थान दिया गया है। ये शिक्षण विधियां हैं जिससे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये बेहतर है और ये मनोविज्ञान और शिक्षा में संबंध को दर्शाता है। 8वां जो पॉइंट आप देख रहे हैं कि मनोविज्ञान तथा अनुशासन। देखिए, मनोविज्ञान द्वारा प्रेम, प्रशंसा, सहानुभूति को अनुशासन के लिए एक अच्छा आधार माना जाता है। अब देखिए, अब प्रेम रहेगा, प्रशंसा रहेगा, सहानुभूति रहेगा बालक में, तो ये क्या होगा, वो अनुशासित बच्चा होगा और ये मनोविज्ञान इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पॉइंट नंबर 7 क्या है, मनोविज्ञान तथा अनुसंधान। देखिए, मनोविज्ञान ने सीखने की प्रक्रिया के संबंध में खोज करके अनेक अच्छे नियम बनाए हैं और इसका प्रयोग करने से बालक कम समय में और अधिक अच्छी प्रकार से सीख पाता है। यह है मनोविज्ञान तथा अनुसंधान। अब चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो है मनोविज्ञान तथा परीक्षाएं। देखिए, मनोविज्ञान द्वारा बुद्धि परीक्षा, व्यक्तित्व परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, इन सभी नई विधियों को मूल्यांकन के लिए चयनित किया गया है। मनोविज्ञान तथा अध्यापक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, शिक्षा में 3 प्रकार के संबंध होते हैं। बालक होता है, शिक्षक का संबंध, बालक और शिक्षक का संबंध, बालक और समाज का संबंध और बालक और विषय का संबंध। देखिए, इन 3 तरह का संबंध होता है। शिक्षा में सफलता तभी मिल सकती है जब इन तीनों का संबंध उचित हो, व्यवस्थित हो। मनोविज्ञान का प्रयोग, पॉइंट नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मनोविज्ञान में अवधान, अधिगम, स्मृति है, थकान हो जाता है, स्थानांतरण होता है, कल्पना, तर्क, विस्मृति, इन सभी से संबंधित अनेक प्रयोग हुए हैं और इन मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का जो अध्ययन है दोस्तों, वो शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है और इन प्रयोगों के आधार पर बालक की शिक्षा व्यवस्था में वांछनीय परिवर्तन और सुधार किए जाते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आने वाले विषय के बारे में। और इसमें आप पहला देख रहे हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण है इस विषय के अंतर्गत। अब देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के जो वंशानुक्रम है और वातावरण का अध्ययन किया जाता है और इस अध्ययन में जानने का प्रयास किया जाता है कि उस पर वंशानुक्रम का अधिक प्रभाव है या वातावरण का। अब इसको देखते हुए जो समस्याएं होती हैं उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाता है। दूसरा पॉइंट जो आप देख रहे हैं, विकास। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं, अब जैसे उसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था की विशेषताओं और उनमें होने वाले शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, इन सभी परिवर्तनों को उनके अनुरूप प्रदान की जाने वाली शिक्षा का अध्ययन किया जाता है। अब तीसरा आप देख रहे हैं व्यक्तित्व भिन्नता। अब देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं दोस्तों, संसार में सभी व्यक्ति एक समान नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है और जो उसको दूसरों से अलग करती है। व्यक्ति में पाई जाने वाली विभिन्नता है, व्यक्तित्व विभिन्नता दोस्तों कहा जाता है।
बालकों में पाई जाने वाली इस विभिन्नता का शिक्षा में बहुत महत्व है। दोस्तों, व्यक्तित्व भिन्नता के प्रकार के कारण और उसके अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय है। अब हम लोग नंबर 4 की बात करते हैं, अधिगम। देखिए अधिगम क्या है? अधिगम शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय है। इसके अंतर्गत अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के प्रकार, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम संक्रमण आदि का अध्ययन ये किया जाता है। ये है अधिगम। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 5वां नंबर जो आप देख रहे हैं, मनोशारीरिक तत्व। दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या है? देखिए, मानसिक और शारीरिक तत्वों का बालक की शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है और इस प्रभाव का अध्ययन शैक्षिक मनोविज्ञान अध्ययन विषय है। दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य। अब मानसिक स्वास्थ्य जो है संतुलित जीवन व्यतीत करने के लिए, पारिवारिक जीवन में संतुलन स्थापित करने के लिए, दोस्तों स्वस्थ और सामाजिक जीवन के लिए, शिक्षा जगत में उन्नति करने के लिए और व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए उत्तम मानसिक स्वास्थ्य का होना आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर 7 की बात करते हैं, मापन और मूल्यांकन। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत परिवर्तन जो हैं, जितने भी परिवर्तन हैं, वो शैक्षिक उपलब्धियों और मानसिक योग्यताओं के मापन और मूल्यांकन के लिए प्रयोग किए जाने वाले दोस्तों परीक्षणों का अध्ययन किया जाता है। बुद्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, रुचि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, प्रवणता प्रशिक्षण, सृजनात्मक परीक्षण, इन सब का अध्ययन के ये सब विषय हैं। अब हम लोग पाठ्यक्रम निर्माण के बारे में बात करें। अब देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण के संबंध में भी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा इस बात का प्रयास किया जाता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण ऐसे सिद्धांतों के आधार पर किया जाए जो बालकों के लिए उपयोगी हो, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला हो और जिससे वह सरलता और सहजता से इसे ग्रहण कर सके। यह है पाठ्यक्रम निर्माण। अब नंबर 9 जो देख रहे हैं, शिक्षण विधियाँ। देखिए, शिक्षा की नवीन विधियों का विकास करना और उनको मान्यता प्रदान करना शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों की उपयोगिता और अनुपयोगिता का अध्ययन करता है और यह बताता है कि शिक्षण विधि इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे बालक अच्छी तरह से ज्ञान अर्जन कर सके। ये है शिक्षण विधि। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शिक्षक के बिना सब अधूरा है, तो शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है? देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक जो है अपने में निहित जो स्वभाव है, बुद्धि स्तर है, व्यवहार है, योग्यता है, इन सब का ज्ञान प्राप्त करता है। यह जो ज्ञान है उसे शिक्षण कार्य में सफल बनाने में सहायता देता है और इस प्रकार उसकी व्यावसायिक तैयारी में अत्यधिक योग भी देता है। दोस्तों, इस मामले में स्किनर का मत है। स्किनर ने क्या कहा है उसके बारे में देख लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैनाती की आधारशिला है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक के सभी क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है और उसे उसमें तैयारी करवाता है, उसे बेहतर करता है। अब इसके अंतर्गत हम लोग पॉइंट वाइज भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, वीडियो बड़ा हो रहा है, पर इससे आपको घबराना नहीं है, आपको सारी जानकारी हासिल करनी है। अब देखिए, इसमें बाल विकास का ज्ञान। अब बाल विकास का ज्ञान के अंतर्गत जो पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, देखिए, मनोविज्ञान के अध्ययन से शिक्षक को बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान हो जाता है। वह इन अवस्थाओं में बालकों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विशेषताओं से परिचित हो जाता है। दोस्तों, वह इन विशेषताओं को ध्यान में रखकर विभिन्न अवस्थाओं के बालकों के लिए पाठ्य विषयों और क्रियाओं का चुनाव करने में सफलता प्राप्त करता है। अब दूसरा पॉइंट जो आप देख रहे हैं, बाल स्वभाव और व्यवहार का ज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? देखिए, अध्यापक को बालक के स्वभाव और व्यवहार से अवगत कराता है। इन दोनों बातों के आधार बालक की मूल प्रवृत्ति और संवेग होते हैं। अध्यापक इनको जान लेता है और उसके अनुसार वो बालक के साथ ट्रीट करता है, बालक के साथ व्यवहार करता है, बालक के बारे में जानता है और उस तरह से उसको ज्ञान प्रदान करता है। अब यहाँ पर देखिए,
बालकों का चरित्र निर्माण नंबर 3 है। देखिए इसके अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान बालकों का चरित्र निर्माण में सहायता देता है। यह शिक्षक को उन विधियों को बताता है जिसका प्रयोग करके वह अपने छात्रों में नैतिक मूल्यों का, दोस्तों नैतिक मूल्यों का वो ज्ञान करवाते हैं, उन्हें समावेशित करते हैं, विकास करते हैं। बालकों का ज्ञान, अब देखिए शिक्षक अपने कर्तव्यों का कुशलता से पालन तभी कर सकता है ना जब उसे अपने छात्रों का पूर्ण ज्ञान हो जाए। भले ही वो अपने विषय में और उसके शिक्षण में अद्वितीय योग्यता रखता हो, पर यदि उसे अपने छात्र का ज्ञान नहीं है तो उसे जगह जगह पर निराशा हाथ लगेगी। और दोस्तों किसी विषय और उसके शिक्षण में योग्यता होना एक बात है, पर उनको छात्रों की रुचियों और क्षमताओं के अनुकूल बनाना दूसरी बात है। दोस्तों अब आगे बात करते हैं बालकों की आवश्यकता का ज्ञान। अब इसमें क्या है, देखिए कि विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले बालकों की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, जैसे प्रेम, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और किए जाने वाले कार्य, इन सभी की स्वीकृति की आवश्यकता है। यदि ये आवश्यकताएं पूर्ण कर दी जाती हैं तो वे संतुष्ट हो जाते हैं और इसका क्या परिणाम होता है, उनका विकास स्वाभाविक ढंग से होता है। दोस्तों इस मामले में स्किनर ने एक बात कही है, मैं आपको क्लियर कर दूं। स्किनर ने कहा है कि अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान से प्रत्येक छात्र की अनोखी आवश्यकताओं के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये स्किनर के शब्द हैं। अब आगे के पॉइंट हम लोग देखते हैं। आगे का जो पॉइंट है दोस्तों वो है बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। अब देखिए मनोविज्ञान के खोजों ने सिद्ध कर दिया है कि बालकों की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं आदि में अंतर होता है। अब देखिए ये जब अंतर होता है तो शिक्षक को कक्षा में ऐसे ही बालकों को शिक्षा देनी पड़ती है। वह अपने इस कार्य में तभी सफल हो सकता है जब वो मनोविज्ञान का अध्ययन करके उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं से पूर्ण रूपेण परिचित हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं बालकों का मूल प्रवृत्ति का ज्ञान। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को बताता है कि मूल प्रवृत्तियां जो हैं विभिन्न आयु के बालकों में किस प्रकार का व्यवहार का कारण होती है। यह ज्ञान शिक्षक के लिए बहुत लाभदायक होता है। आगे बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। देखिए बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास की बात जहाँ तक करते हैं तो शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति में शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ही ज़बरदस्त योगदान देता है। यह शिक्षक को उन विधियों की जानकारी प्रदान करता है जिनका प्रयोग करने से बालकों के व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास किया जा सकता है। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कक्षा की समस्याओं का समाधान। देखिए कक्ष की मुख्य जो समस्याएं हैं वो क्या क्या हैं। अनुशासनहीनता, बाल अपराध, समस्या बालक, छात्रों का पिछड़ापन। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को इन समस्याओं के कारणों को खोजने और उनको दूर करने में सहायता देता है। दोस्तों प्रोफेसर सुरेश भटनागर उन्होंने क्या कहा है इस मामले में कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की कक्षागत समस्याओं के मूल कारण समझने तथा समस्या समाधान के अवसर प्रदान करता है। अब पॉइंट नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, अनुशासन में सहायता। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को अनुशासन स्थापित करने और रखने की अनेक नवीन विधियां बताता है। मेलवी ने लिखा है दोस्तों इस मामले में मेलवी ने कि जो शिक्षक अपने छात्रों की रुचि के अनुसार शिक्षा देते हैं उनके सामने अनुशासन की कठिनाइयाँ बहुत कम आती है। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है मूल्यांकन की नई विधियों का प्रयोग। देखिए मूल्यांकन छात्र और अध्यापक दोनों के लिए आवश्यक है। छात्र यह जानना चाहता है कि उसने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। शिक्षक यह जानना चाहता है कि वह छात्र को ज्ञान प्रदान करने में किस सीमा तक सफल हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान मूल्यांकन की ऐसी अनेक विधियां बताता है जिसका प्रयोग करने से छात्र अपनी प्रगति का और शिक्षक छात्र की प्रगति का अनुमान लगा सकते हैं। शिक्षक को होने वाले एक अन्य लाभ के बारे में स्किनर ने लिखा है दोस्तों कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को
शिक्षक के रूप में तभी स्वयं की कुशलता और मूल्यांकन करने में सहायता देता है। ये स्किनर का कथन है। तो दोस्तों यह था यूनिट 1 का, यानी कि जो बीपीएससी ने प्रधान शिक्षक के लिए जो डीएलएड का सिलेबस निर्धारित किया है उसके अंतर्गत यूनिट 1 का ये टॉपिक नंबर 6 का पहला वीडियो था। दोस्तों अगले वीडियो में मैं इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर दूंगा और उसके बाद इसका एमसीक्यू आपके बीच में लेकर के आऊँगा।